गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 27 जून 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और बहुत कम बच्चे ने हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन किया है। आप जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो फर्स्ट कमेंट होगा वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विजडम एजुकेशन का लिंक मिल जाएगा। दैनिक जागरण के अलावा बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं, जैसे आपको जनसत्ता हो गया, ट्रिब्यून हो गया, पायनियर हो गया। उसका जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है या इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होता है उसको कट करके हम वहाँ पे आपके लिए डाल देते हैं विजडम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जाकर के हमारा विजडम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और साथ ही साथ वनडे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो देखना शुरू किया है तो सबसे पहले पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि स्मॉल फार्मर किसे कहा जाता है। आई रिपीट, स्मॉल फार्मर यानी लघु किसान किसे कहा जाता है जिसके पास जमीन उपलब्ध होती है कितना। तो 0 से 1 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर या 5 से 10 हेक्टेयर। तो आपको इसका जवाब हमें देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। राइट। फर्स्ट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमें आपके साथ डिस्कस करना है वह है कि उत्तर प्रदेश में CISF की तर्ज पे UPSSF के गठन की हरी झंडी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने UPSSF के गठन की मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि CISF क्या होता है, CISF क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि UPSSF क्या होता है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था एक एक्ट के माध्यम से किया गया था जिस एक्ट का नाम है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1968 के माध्यम से इस फोर्स का गठन किया गया था जिसका नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। याद रख लेना, केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। इसका बेसिकली काम क्या है, इसका काम है कि जितना भारत का औद्योगिक इकाई है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो गया, सरकारी अवसंरचना परियोजना जितना भी है, उसके बाद प्रतिष्ठान है, उसकी सुरक्षा करना। साथ ही साथ भारत का जो परमाणु संयंत्र है जहाँ भी है, खाद्यान्न हो गया, तेल क्षेत्र हो गया, रिफाइनरी हो गया, मेट्रो हो गया, प्रमुख बंदरगाह हो गया, तो इनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है वो CISF को दिया जाता है। भारत का जो भी परमाणु क्षेत्र हो गया, खाद्यान्न हो गया, तेल हो गया, रिफाइनरी हो गया, मेट्रो हो गया। इनफैक्ट आप दिल्ली मेट्रो में रहोगे या जाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है CISF की। इसी तरह से भारत का जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है CISF की। सबसे पहले तो एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए है। ये इंफॉर्मेशन है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है और इसके 7 विंग हैं। पहला विंग है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स CISF, चौथा है असम राइफल, पांचवा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, छठा है सशस्त्र सीमा बल और सातवां है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के जवान। तो ये सातों के सातों जो विंग आते हैं ये पार्ट होते हैं होम मिनिस्ट्री का। अक्सर यूपीएससी कंफ्यूजन करने के लिए आपको पूछ सकता है, दे सकता है कि ये सातों के सातों पार्ट हैं किसके, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के। यूपीएससी आपको ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन याद रख लेना ये सातों के सातों जो पार्ट आते हैं वो आते हैं होम मिनिस्ट्री के तहत, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन।
तो अब देखो, आपको पता चल गया है कि सीआईएसएफ का कार्य क्या है, कि जितना भी औद्योगिक प्रतिष्ठान है, पोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, उसकी देखभाल करना। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार जो बना रही है यूपीएसएसएफ, यानी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, इसका काम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो भी प्रतिष्ठान है, जो पोर्ट है या जो मेट्रो है या अन्य चीज़ें जो है, औद्योगिक संबंधित चीज़ें जो है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जाएगी यूपीएसएसएफ की, यानी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की जिम्मेदारी होगी। जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अवसंरचना का काम आता है, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मेट्रो का काम आता है या अन्य चीज़ें आती हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी यूपीएसएसएफ की। क्लियर है? एक न्यूज याद रखना, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि विनी जो है, इसका पूरा नाम है विनी महाजन। आई रिपीट, इनका पूरा नाम है विनी महाजन। ये आपको दिख सकता है। ये पंजाब की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो किसी राज्य का जो पहला होता है वो नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रख लेना, विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज का एडिटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। काफी इंपॉर्टेंट चर्चा आज हम आपके साथ करने वाले हैं या करेंगे। इस न्यूज़ को भी एक बार आप देख सकते हो। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था और इसी गुफा में प्राइम मिनिस्टर रहे थे कुछ दिन के लिए, राइट। जब चुनाव का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था 2019 का, लोकसभा चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट से पहले प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गए थे। एक बार इसको देख सकते हो, जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे बस आप एक संस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये संस्था का नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ये जो संस्था है ये इंपॉर्टेंट संस्था है। ये आपको आता है जोधपुर में। आपको लोकेशन पूछ देगा कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रख लेना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है जयपुर के जोधपुर में स्थित है, सॉरी राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। देखो, ये जो न्यूज़ है इसको आप इस तौर पे देख सकते हो कि चीन और पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहा है। पहले तो न्यूज़ सुन लो। जम्मू कश्मीर में खाली रखे अस्पतालों में आधे बेड, यानी जम्मू कश्मीर का जितना गुलाम कश्मीर में खाली रखे अस्पतालों में आधे बेड। तो जो गुलाम कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पे हॉस्पिटल में जितने बेड थे उसमें 50% पेशेंट को रखा गया है, रेस्ट 50% को खाली रखा गया है। ये वहाँ के सरकार का आदेश है, पाकिस्तान के सरकार का आदेश है कि आधे बेड को खाली रखो। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और चाइना मिल करके इंडिया पे हमला कर सकते हैं, युद्ध की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह का न्यूज़ इस बात को इंडिकेट करता है, उसकी पहले से प्लानिंग पाकिस्तान कर रही है कि गुलाम कश्मीर में जो बेड है, जो हॉस्पिटल में बेड है, उसको आधा खाली रखा जाए, राइट। ओके, अब हमारे पास एडिटोरियल, विदेश नीति में व्यापक बदलाव की जरूरत। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा हर्ष बी पंत जी ने किया है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने किस 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले RIC की मीटिंग। ओके, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, राइट। और इस आर्टिकल को लेकर के पहले भी हमने चर्चा किया है। कुछ दिन पहले RIC की मीटिंग हुई थी। RIC मतलब क्या होता है? रशिया, इंडिया और चाइना के विदेश मंत्री की मीटिंग हुई थी, जिसे RIC मीटिंग कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी शीत युद्ध के जस्ट बाद शुरुआत हुई थी, राइट। तो यहाँ पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना हमें सीखना होगा,
साझेदारों के वाजिब हितों की मान्यता देना सीखना होगा, बहुपक्षीयता को प्रोत्साहन देना और सभी के लिए समान लाभ को बढ़ावा देना, और वैश्विक या विश्वसनीय वैश्विक ढांचों का निर्माण संभव है। तो ये 4-5 बातें उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें कही कि वैश्विक ढांचे के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, साझेदारों के वाजिब हितों को मान्यता देना, बहुपक्षीयता को प्रोत्साहन देना और सभी के लिए समान लाभ सुनिश्चित करना। उन्होंने ये बातें कही चीन का नाम लिए बगैर। तो आरआईसी का जो अस्तित्व आया वो अस्तित्व जस्ट आया शीत युद्ध के जस्ट बाद, और इसका मूल मकसद क्या था कि अमेरिका का जो क्षेत्राधिकार था, आपको पता है कि शीत युद्ध में क्या हुआ, यूएसएसआर यानी तत्कालीन रशिया और अमेरिका के बीच में जो है शीत युद्ध की कंडीशन थी। दोनों ही देश एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में रशिया ने आगे बढ़ करके आरआईसी की स्थापना की, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना था, जिसका मकसद था कि अमेरिका जिस तरह से एकाधिकार बढ़ा रहा है विश्व पे, उसको काउंटर किया जा सके। और रशिया को लग रहा था कि यही दो देश, अन्य जो देश हैं चीन और इंडिया, इसमें कैपेबिलिटी है जो कि अमेरिका को इनकाउंटर कर सकता है, अमेरिका के क्षेत्राधिकार को सीमित कर सकता है। आरआईसी के जरिए भारत ब्रिक्स में प्रवेश करता है। आरआईसी के जरिए भारत जो है ब्रिक्स में प्रवेश करता है। तो ब्रिक्स में भी आपको पता है कि चीन का प्रभुत्व है। यदि भारत को ब्रिक्स और आरआईसी से कोई लाभ नहीं है तो उसे किनारा कर लेने की जरूरत है। 2 पॉइंट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है हर्ष बी पंत साहब ने। इन्होंने कहा है कि यदि हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें लाभ नहीं हो रहा ब्रिक्स से, हमें लाभ नहीं हो रहा आरआईसी से, तो हमें उससे किनारा कर लेने की आवश्यकता है। और दूसरा इन्होंने पॉइंट कहा कि वैश्विक राजनीति बदल रही है, ऐसी कंडीशन में संतुलन बनाने की रणनीति त्याग देनी चाहिए। इंडिया क्या करता है कि एक संतुलन बनाने का चेष्टा करता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हम रशिया और यूएस के बीच में हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। हम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर एक देश खुश रहे। भारत को इस रणनीति को त्याग देना होगा। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के समय में, जिस समय में पूरा वर्ल्ड चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपके कारण विश्व भर में कोरोना वायरस फैला है, आप इसको नियंत्रित ढंग से नहीं कर पाए, ऐसे कंडीशन में भी भारत ने चीन को इनकाउंटर नहीं किया। चीन के प्रतिपक्ष में भारत ने कुछ नहीं बोला। भारत ने ये नहीं बोला कि आपके यहाँ से वायरस क्रिएट हुआ, तो भारत ने चीन को इनकाउंटर नहीं किया। तो ये जो संतुलन बनाने की रणनीति होती है कि इसको भी खुश करो, उसको भी खुश करो, इस रणनीति को हमें त्यागने की जरूरत है। तो जो संतुलन बनाने की रणनीति भारत सरकार अभी तक निभा रही है, उस नीति को हमें त्याग देना चाहिए, हमें इनकाउंटर करना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया था कि भारत को हार्ड चाइना पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। जहां जहां पे जिस पड़ोसी के साथ चाइना का दखल हो रहा है, भले ही वो मंगोलिया के साथ हो रहा है, भले ही वो हांगकांग के साथ हो रहा है, ताइवान के साथ हो रहा है, दक्षिणी चीन सागर में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है, तो वहां पे हमें इनकाउंटर करना चाहिए चाइना को। तो हार्ड चाइना पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। इसी को परोक्ष रूप में इस राइटर ने कहा है। तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है और आप भी लिख सकते हो। होता क्या है कि यूपीएससी में ऐसा कहा जाता है कि सेंटर में हमें रखना चाहिए। सेंटर मतलब क्या होता है कि संतुलित व्यू रखना चाहिए, ना तो अधिक पॉजिटिव रखना चाहिए ना तो अधिक नेगेटिव रखना चाहिए, संतुलित व्यू रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि जब चाइना जैसा देश है, जो साम्यवादी देश है, जिसके बारे में, जहाँ लोकतंत्र नहीं है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि आने वाला उसका स्टेप क्या हो सकता है, वैसे कंडीशन में हमें भी संतुलन को त्यागने की आवश्यकता है, एक हार्ड चाइना पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। तो स्पष्ट तौर पे राइटर का ये मत है जिससे मैं बहुत हद तक सहमत हूं। देखो, आज का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना। किसानों के अहित न करने वाली नई व्यवस्था। यहां पे सबसे पहले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन जो 2016 के बरेली के एक जनसभा में दिया था और उसके बाद अशोक दलवाई समिति बनी थी, उन दोनों के बारे में चर्चा है। देखो यहां पे चर्चा है अशोक दलवाई समिति के बारे में और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में।
तो इसको लेकर के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो अध्यादेश आया है, जिस अध्यादेश का ये तीनों पार्ट है, इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो 2022 का लक्ष्य है, उसके लिए अशोक दलवाई समिति बनी थी और उस समिति ने 7 सिफारिश की थी। उसी 7 सिफारिश के आधार पे प्राइम मिनिस्टर 7 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और उसका पहला जो ध्येय था, पहला जो उद्देश्य था, पहला जो कार्यक्रम था, वो था प्रति बूंद अधिक उपज, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, राइट। एक तरह से हम अपने सिंचाई परियोजना पे सुधार करें, ये था। दूसरा था हर खेत की मृदा स्वास्थ्य के आधार पे श्रेष्ठ बीजों की पोषकता पे जोर देना, तो इसको कह सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना भी सरकार लाई थी। इसका मूल उद्देश्य था कि सॉइल किस तरह का है, सॉइल की गुणवत्ता जांच करना, यानी मिट्टी की गुणवत्ता जांच करना कि मिट्टी किस तरह की है। और मिट्टी अगर इस तरह की मिट्टी है, मान लो किसी तरह की पर्टिकुलर मिट्टी है वहाँ पे किसी क्षेत्र में, तो उस मिट्टी पे क्या उपज हो सकता है। वहाँ गेहूं उपजाना चाहिए, वहाँ चावल उपजाना चाहिए, वहाँ दलहन उपजाना चाहिए, वहाँ तिलहन उपजाना चाहिए, ये बताना इसका उद्देश्य था। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का ये उद्देश्य था। तीसरी जो पहल की गई है वो की गई है एकीकृत भंडारण और एकीकृत शीत श्रृंखला। भारत में भंडारण की समस्या है, लाखों टन गेहूं, लाखों टन अनाज सड़ जाते हैं प्रत्येक वर्ष में। तो ऐसे कंडीशन में जरूरी है कि हम भंडारण को इम्प्रूव करें, हम कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाएं। ये तीसरा ध्येय था। चौथा जो था खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग करना। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे मान लो टमाटर है, टमाटर का कोई खास मूल्य नहीं होता, लेकिन जब इसी टमाटर को प्रोसेसिंग करके जैम बना दिया जाता है, जो जैम नॉर्मली हम अच्छे से खाते हैं, उस जैम का कॉस्ट अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए, टमाटर से जैम बनाने की व्यवस्था की जाए, आलू से चिप्स बनाने की व्यवस्था की जाए, ताकि आलू सड़े ना, टमाटर सड़े ना, इसकी शुरुआत करने की जरूरत है और इस पे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, हम अपने उत्पाद को, किसान अपने उत्पाद को देश और विदेश तक बेच पाए, इसके लिए ई-नैम लाया गया है। इसी को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना कहा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी किस तरह से फसलों को बर्बादी होने से रोका जाए। अगर कोई आपदा आता है जहां फसल बर्बाद होता है तो उसे किस तरह से रोका जाए, उसके लिए किसानों को किस तरह से मुआवजा दिया जाए, इसके लिए जरूरी था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और 7वां और अंतिम पॉइंट जो है प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम का है कि जो सहायक गतिविधि है, कृषि से संलग्न गतिविधि है, भले ही वो मधुमक्खी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारे की सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पे 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करने में सफल होंगे। अब देखो, अब इस न्यूज़ पर लौटते हैं। इस न्यूज़ में चर्चा किया गया है कि एक अध्यादेश जो मंत्रिमंडल ने लाया, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाई। ये अध्यादेश है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। तो हाल फिलहाल में इस अध्यादेश को लाया है। इस अध्यादेश का 3 पार्ट, एक पार्ट तो एपीएमसी के बारे में है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, दूसरा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। इस तीनों के बारे में ही आज इस न्यूज़ में दिया है, तीनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एपीएमसी क्या होता है? एपीएमसी क्या होता है कि एक मंडी होती है, मान लो किसान गेहूं का उपज करता है, तो वो कहाँ बेचेगा? तो एपीएमसी में बेचेगा, यानी एक मंडी होता है, उस मंडी में जाकर के किसान अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। तो अब इसमें जो है इसको सुविधा दिया गया है, इसको छूट दिया गया है, किसानों को सुविधा ये दिया गया है कि आप ई-नैम पे सामान बेचिए अपना। और ऐसे कंडीशन में अगर ई-नैम पे सामान बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पे सामान बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से बेचते हैं, तो आप अपने घर बैठे जो है सामान को देश या विदेश कहीं भी बेच सकते हैं। मान लो आप बिहार के किसान हैं,
आपने सामान बेचा और वो सामान दिल्ली का कोई ग्राहक खरीदता है, तो वो जो है आपके यहाँ आकर के खरीदेगा, राइट। आपके यहाँ आकर के पेमेंट करेगा और उसको जो ले जाने की जिम्मेदारी होगी वो भी उसी ग्राहक की होगी, उसी उद्योग की होगी। तो ऐसे कंडीशन में किसान जो मंडी तक सामान ले जाते थे वो उनका पैसा बचेगा और उसको एटेंडम प्रॉफिट होगा। तो इसकी भी चर्चा किया गया है इस अध्यादेश में। एपीएमसी के बारे में जानो थोड़ा सा कि एपीएमसी एक्ट 1953 में आया था। 2003 में इसे संशोधन किया गया और संशोधन करके इसे बना दिया गया है मॉडल कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2003, राइट। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश किया था कि 80 किलोमीटर के दायरे में एक एपीएमसी होना चाहिए, यानी एक मंडी होना चाहिए। यानी एक किसान मान लो अगर यहाँ उत्पादन कर रहा है तो मैक्सिमम 80 किलोमीटर के रेंज में उसे एक मंडी मिल जाना चाहिए, जहाँ जाकर वो अपना सामान बेच सके। लेकिन भारत में कितना है, लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में एक मंडी है। आप सोच कर देख सकते हो कि एक किसान जो अपना कोई सामान प्रोड्यूस करता है, जो मान लो टमाटर प्रोड्यूस करता है या नहीं तो वो आलू उपजाता है, प्याज उपजाता है, तो जिसे 500 किलोमीटर के रेंज में जाकर के मंडी में बेचना होता है। ऐसी कंडीशन में उसके परिवहन कॉस्ट लगता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसको काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो एपीएमसी एक्ट में जो सुधार किया गया है अब उससे फायदा होगा। बस किसानों को क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और अपने पैन कार्ड के माध्यम से आप रजिस्टर कर सकते हो ई-नेम पे और वहाँ से देश या विदेश किसी भी सामान को बेच सकते हो। एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। मुजफ्फरपुर का शाही लीची काफ़ी फेमस है। बिहार के मुजफ्फरपुर का शाही लीची काफ़ी फेमस है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है और इस लीची को ई-नेम के माध्यम से बेचा गया है ब्रिटेन के बाजार में और जाकर के जर्मनी के बाजार में इसे बेचा गया। जो खरीदार थे जर्मनी के, जो खरीदार थे ब्रिटेन के, वो मुजफ्फरपुर आए और किसानों को पूरा का पूरा पेमेंट किए। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे किसान से उत्पाद लेकर के, किसान से लीची लेकर के जाएंगे आपको जर्मनी या यूरोप या ब्रिटेन, राइट। तो ये इसका फायदा है कि किसान घर बैठे अपना सामान देश या विदेश को बेच सकता है, इसलिए जरूरी थी एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म्स की। सेकंड जो चर्चा किया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये इसलिए चर्चा में भी है कि जैसे कोरोना वायरस आया उसके बाद सरकार ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अन्य जो दवाई थी उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल दिया। ऐसे कंडीशन में जो लोग थे, जो व्यापारी थे, इसका अधिक निर्यात नहीं कर सकते थे या इसका अधिक स्टॉक नहीं कर सकते थे और यह एक्ट लागू होता था किसानों पे भी। किसान से अगर मान लो कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी कोई सामान खरीदता है तो एक लिमिट सीमा तक ही उसको स्टॉक कर सकता था, उससे अधिक स्टॉक नहीं कर सकता था। तो अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया गया है, यानी एक लिमिट सीमा से अधिक जो है, जो व्यापारी है वो किसान से सामान खरीद करके उसे स्टोर कर सकते हैं, उसे कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से उसका निर्यात कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उसे बेच सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें की गई है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत। उसके बाद जो एक अन्य चर्चा है इस न्यूज़ में वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। हमने आपको बताया कि अध्यादेश में 3 काम किया गया है, 2 चर्चा हमने आपके साथ कर दिया, एपीएमसी एक्ट को लेकर के, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लेकर के, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सरकार एक मॉडल लेकर आई थी जिसे कहा गया अनुबंध खेती प्रारूप 2018 और यहाँ पे 2 व्यवस्था की गई है। पहला व्यवस्था ये किया गया है कि व्यापार और वाणिज्य करार के तहत कृषि उत्पादन का स्वामित्व किसान का होगा और प्रायोजक किसान को पूर्व निर्धारित मूल्य देगा। जैसे मान लो हमने किसान को कहा कि आप जो है आलू का उत्पादन कीजिए और किसान आलू का उत्पादन कर रहा है और हमने किसान से तय किया कि आप जो उत्पादन करेंगे उसका कॉस्ट हम आपको देंगे इतना रुपये प्रति क्विंटल, राइट। दूसरा इसका तरीका क्या है कि जो अनुबंधक है या जो प्रायोजक है या जो कंपनी है वो किसान को जो है आलू का जो है बीज देगी, उसके लिए उसको जो फर्टिलाइजर जरूरी है वो देगी, उसके लिए जो खेती के लिए आवश्यक इक्विपमेंट है वो सारे के सारे किसानों को देगी और किसान को कहेगी कि आप ऐसा कीजिए कि बस इसका खेती करके हमें दे दीजिए, हम ये पर्टिकुलर कॉस्ट आपको देंगे, राइट। तो ये 2 तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का।
एक में जहां किसानों को प्रायोजक या कंपनी सारी चीज़ें देती है, किसान का काम होता है महज उत्पादन करना, और दूसरा तरीका होता है कि प्रायोजक बोलता है कि किसान आप खुद से अपना पैसा लगा करके जो है आप बीज लाइए, खुद से अपना पैसा लगा करके आप जो है फर्टिलाइजर लाइए, आप सामान उगाइए, हम उसका पैसा बाद में आपको पे करेंगे। दो कंडीशन होता है। तो इसमें विवाद क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दो विवाद हो सकता है। एक तो उत्पादन की गुणवत्ता हो सकता है, एक मूल्य के संबंध में विवाद हो सकता है। उत्पादन गुणवत्ता हो सकता है कि कल के डेट में मान लो किसान ने उत्पादन किया और किसान को बोलेगा कंपनी कि आपने जो उत्पादन किया है, ये जो क्वालिटी हमको चाहिए, इस क्वालिटी का आपने उत्पादन नहीं किया है, इसलिए हम आपसे परचेज नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी कंडीशन में किसानों को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। जिस कंपनी के भरोसे किसानों ने उत्पादन किया वो लेने से मना कर रहा है। और दूसरा क्या है कि मूल्य के संदर्भ में व्यवस्था जरूरी है, राइट। किसान को कंपनी बोलेगा कि हमने आपको बोला था 15,000 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन अब हम इतना रुपए देने में सक्षम नहीं है, हम आपको 14,000 प्रति क्विंटल ही देंगे या 10,000 प्रति क्विंटल ही देंगे। आपको हमें बेचना है तो बेचिए, नहीं तो किसी और को बेचिए। तो ऐसे कंडीशन में किसानों की मजबूरी हो जाएगी कि किसान वो कम दाम पे ही बेचे उस प्रायोजक को या उस कंपनी को। तो ये दो विवाद होता है। तो केस स्टडी एक मैं आपको बताता हूं, और केस स्टडी को आप कोट भी कर सकते हो। यूपी सरकार ने मॉडल फार्मिंग एक्ट लाया। यूपी, आपको पता है कि इंडिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, और जहां पे ये नियम है कि जो प्रायोजक या जो कंपनी को आपको गन्ना चाहिए वो किसान से कंसल्ट करेगा, और किसान से अनुबंध करने के बाद जो भी किसान प्रोड्यूस करेंगे गन्ना, उसका भुगतान वो कंपनी 14 दिन के भीतर करेगी। अगर 14 दिन के भीतर नहीं करी, लेट हुआ अगर देने में पैसा, तो ऐसे कंडीशन में उस कंपनी को मुआवजा किसानों को देना होगा 15% ब्याज की दर से। आई रिपीट, 15% ब्याज की दर से उसे मुआवजा देना होगा। तो ये एक केस स्टडी है जो उत्तर प्रदेश इस तरह के काम कर रही है। राइटर का कहना है कि इस तरह की जो तकनीक है, इस तरह का जो काम है, इस तरह का जो एक्ट है, वो पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। यानी जो किसान उत्पादन करे वो लेने के लिए बाध्य हो प्रायोजक, वो लेने के लिए बाध्य हो कंपनी। क्लियर है? तो बेसिकली इस कुछ रिफॉर्म्स के बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा किया गया था। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने आपके सामने में शेयर किया। देखो, भीख के साथ सीख भी दे, यहाँ पे जो चर्चा किया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 3.72 लाख करोड़ भिखारी हैं। उसमें 79,000 जो भिखारी हैं वो शिक्षित हैं, जो लिटरेट हैं, 10th 12th पास किए हुए हैं, कुछ तो ग्रेजुएट भी हैं। इसके बावजूद वो भीख मांग रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार, देखो, भिखारी जो है या भीख मांगना जो है, दो समस्या के कारण क्रिएट हो रहा है। एक तो बेरोजगारी की समस्या और एक गरीबी की समस्या। या तो बेरोजगार व्यक्ति भीख मांगता है या गरीब व्यक्ति भीख मांग रहा है, जो भी व्यक्ति भीख मांग रहा है। तो भारत में जो भिखारी हैं उसकी दो समस्या है, बेरोजगारी और गरीबी की। तो इसको दूर करने की आवश्यकता है। और इस तरह का एक एक्ट बिहार सरकार लेकर आई थी जिसे कहा गया बिहार सरकार भिक्षावृत्ति निवारण योजना। और राइटर का कहना है कि इसी तरह के केंद्र सरकार एक योजना ला रही है। जिस तरह से बिहार सरकार ने लाया कि बिहार सरकार भिक्षावृत्ति निवारण योजना, उसी तरह से केंद्र सरकार ला रही है। जहाँ पे बिहार सरकार क्या कर रही है कि भिखारी को पुनर्वास की सुविधा दे रही है, भिखारी को घर की सुविधा दे रही है, भिखारी को मनरेगा के तहत काम की सुविधा दे रही है, भिखारी की अगर तबीयत खराब है तो उसे स्वास्थ्य की सुविधा दे रही है। इसी तरह से भारत सरकार भिखारी को पुनर्वास दे, भारत सरकार भिखारी को स्वास्थ्य सुविधा दे, भारत सरकार भिखारी को रहने की व्यवस्था करे, भारत सरकार भिखारियों को खाने की व्यवस्था करे। ऐसे कंडीशन में भारत भिखारी मुक्त हो सकता है। भारत में भिखारी की समस्या या भीख मांगने की समस्या का समाधान हो सकता है, राइट। तो ये तीन एडिटोरियल हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों एडिटोरियल आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, ये बीजेपी के नेता का लिखा हुआ एडिटोरियल है। नॉर्मली इस तरह का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होगा कि ये कांग्रेस को काउंटर करेंगे कि कांग्रेस ने ये काम किया, हमने वो काम किया।
इसी तरह से कांग्रेस का लिखा हुआ, कांग्रेस के किसी राइटर का अगर लिखा हुआ आर्टिकल होगा या कांग्रेस के किसी नेता का लिखा हुआ आर्टिकल होगा तो वो बीजेपी को काउंटर करेगा। तो वो जरूरी नहीं होता है हमारे मेंस या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे एक बार पढ़ लेना कि गलवान घाटी हमारी थी, किस तरह से गलवान घाटी हमारी थी, राइट। यहां पे एक नाम है एक शख्स का जिसके नाम पे गलवान घाटी का नाम पड़ा है, जिसका नाम है गुलाम रसूल गलवान। जो गलवान घाटी जिसके नाम पे पड़ा है गुलाम रसूल गलवान के, और उसके जो आज भी पोते हैं, यहाँ पे पोता का नाम भी दिया हुआ अमीन गलवान, जो भारत में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। तो स्पष्ट तौर पे जो हमारा दावा है कि गलवान घाटी हमारा है वो 100% करेक्ट है। चीन का दावा बिल्कुल गलत साबित होता है। तो इसको एक बार आप देख सकते हो। मानसिक इलाज की सुधरे दशा। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ये चर्चा में है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी भारत में चर्चा होनी चाहिए। इसको एक बार खुद से पढ़ लेना। और कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल विजडम एजुकेशन पे इसको लेकर के आर्टिकल आया था, बहुत ही सुंदर आर्टिकल था। WHO के रिपोर्ट के आधार पे वो आर्टिकल था, वो हमने वहां पे डाल दिया था, पुटअप कर दिया था। आप जाकर के कल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वो आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, राइट। देखो, वित्तीय दबाव की छोड़ चिंता छोड़ इकोनॉमी को उबारने की सलाह, ये कौन सलाह दिए हैं? ये NK सिंह ने दिया। NK सिंह कौन है? 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष है NK सिंह। ये वही NK सिंह है जिन्होंने FRBM एक्ट का रिव्यू किया था। FRBM एक्ट आया था 2003 में और इसको 2016 में रिव्यू किया गया था। इस रिव्यू समिति के अध्यक्ष थे NK सिंह, जिन्होंने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि अपने फिजिकल डेफिसिट को आप कंट्रोल कीजिए, राजकोषीय घाटा को कंट्रोल कीजिए। लेकिन समय किस तरह से बदलती है आप ये समझो कि इसी NK सिंह का वर्तमान में कहना है कि सरकार अपने फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने के बजाय अभी इकोनॉमी को उबारने की जरूरत है। हमें अभी फिजिकल डेफिसिट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा चर्चा 15वें वित्त आयोग की और थोड़ा सा चर्चा इनकी क्या रिकमेंडेशन किया है उसके। भारत के किस संविधान के किस आर्टिकल में वित्त आयोग का चर्चा है? तो याद रख लेना आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 पे वित्त आयोग के गठन की चर्चा है। कई बार स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में पूछा है। वित्त आयोग बनाने और गठन करने की चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में है और इसी के तहत 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। इसका जो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है वो 2020 से लेकर 25 तक का होगा। यानी जो 15वां वित्त आयोग रिकमेंडेशन देगा उस रिकमेंडेशन को सरकार 2020 से 25 तक सरकार लागू करेगी। 14वां वित्त आयोग कब था? 14वां वित्त आयोग 20 में समाप्त हो गया। यानी 31 मार्च 2020 को 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल शुरू हो गया। तो 15वां वित्त आयोग ने अपना अंतरिम रिपोर्ट दिया, केवल 1 वर्ष के लिए अपना रिपोर्ट दिया और ये रिपोर्ट 1 अप्रैल 2020 से लागू होकर के 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। इसमें 15वें वित्त आयोग ने कहा कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जहां पहले 14वें वित्त आयोग में कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जहां रिवेन्यू का 42% मिलना चाहिए, जो भी रिवेन्यू जनरेट होता है, जो भी GST जनरेट होता है, जो अन्य रिवेन्यू जनरेट होता है उसका 42% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए और रेस्ट जो है यानी 58% जो है राज्य सरकार में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि नहीं, 42% से थोड़ा सा अधिक एक सेकंड। तो ये वर्तमान में इन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया है? NK सिंह समिति ने रिकमेंडेशन किया है कि 42% जो केंद्र सरकार को, एक सेकंड, ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं चूंकि कुछ गलत बोला गया, गलत डाटा बोला गया इनफैक्ट, कि देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट है, 2 गवर्नमेंट है इंडिया में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार।
जहां राज्य सरकार की भागीदारी 14वें वित्त आयोग में 42% की थी। मैंने केंद्र बोल दिया था, लेकिन केंद्र नहीं है, राज्य सरकार है। जहां राज्य सरकार की भागीदारी 42% थी 14वें वित्त आयोग में, वहीं इस समिति ने एनके सिंह द्वारा गठित समिति ने रिकमेंडेशन किया है कि 42% की जगह अब राज्य सरकार को 41% मिलना चाहिए। यानी राज्य सरकार की भागीदारी कम की गई है। राज्य सरकार को जहां टैक्स का 42% मिलता था, रेवेन्यू का 42% मिलता था, रेस्ट केंद्र सरकार को मिलता था। अब एनके सिंह समिति ने कहा है कि अब राज्य सरकार को हिस्सेदारी कम करने की जरूरत है, राज्य सरकार को 41% हिस्सेदारी मिलना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसा राज्य सरकार को हिस्सेदारी कम करने की बात क्यों कही गई? इसका रीजन उन्होंने दिया कि नया 2 केंद्र शासित प्रदेश गठित हुआ है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है, इसलिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी जहां पहले 58% था, उसको बढ़ा करके 59% कर दिया गया। और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमें प्रोटेक्ट करना है, लद्दाख को हमें प्रोटेक्ट करना है, और जिस तरह से गलवान घाटी में चीज़ें हो रही है, केंद्र सरकार को अधिक पैसा की जरूरत है कंपेयर टू राज्य सरकार। क्लियर है इतना? दूसरा रिकमेंडेशन इन्होंने किया है PFMS को लेकर के, यानी पब्लिक फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के। कि पब्लिक फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को वैधानिक ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए स्पेशल कानून लाने की आवश्यकता है। आयोग ने कुछ और भी रिकमेंडेशन किया है, वो इतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, चूंकि ये रिकमेंडेशन महज 1 वर्ष के लिए किया गया है, 2021 तक के लिए किया गया है। लेकिन देखो डिस्प्यूट कहां होता है। अब अगर आलोचना आपको करना होगा कि आलोचना किस तरह से किया जाए वित्त आयोग को लेकर के, तो एक महज आलोचना किया जाता है कि जो दक्षिणी राज्य हैं, जो साउदर्न स्टेट है, जो कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये नॉर्मली जो आलोचना करते हैं वित्त आयोग को लेकर के, और इसकी आलोचना का मापदंड होता है जनसंख्या। क्यों होता है उसको भी मैं आपको क्लियर करता हूं कि देखो 14वां वित्त आयोग जो गठित किया गया था, उन्होंने 1971 का जनसंख्या और 2011 के जनसंख्या दोनों के आधार पे जो राज्यों को महत्व दिया था, दोनों के जनसंख्या के आधार पे राज्यों को जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि राज्यों को इतना फायदा होना चाहिए। इसके विपरीत 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों को कर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। तो अब जो दक्षिणी राज्य हैं वो आरोप लगाते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, बिहार को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के, राजस्थान को लेकर के। वो कहते हैं कि केरल कहता है, मान लो केरल कहता है या तमिलनाडु कहता है या कर्नाटका कहता है, इनका कहना है कि हमने अपनी जनसंख्या नीति को संतुलित किया, हमने अपनी जनसंख्या को कम करने का काम किया है। लेकिन बिहार जैसा स्टेट, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट, उन्होंने अपनी जनसंख्या को बढ़ाया, जनसंख्या नीति पे वो काम नहीं किया है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वित्त आयोग का फायदा उन्हें होगा, क्योंकि उसकी जनसंख्या बढ़ी है। 1971 से सोचो, 1971 की जो जनसंख्या का उपयोग करते थे अभी तक, 2011 में कितना जनसंख्या ऑलरेडी बढ़ा है बिहार जैसे स्टेट का, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का। तो ऐसे कंडीशन में वित्त आयोग का फायदा निश्चित तौर पे 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश को होगा और बिहार को होगा। इन राज्यों को अधिक धन का आवंटन होगा। इसको लेकर के वित्त आयोग की आलोचना की जाती है दक्षिणी राज्यों के द्वारा, खास करके कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के द्वारा। तो उम्मीद है कि इस न्यूज़ से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि वित्त आयोग क्या है, उसका संवैधानिक प्रोविजन क्या है, 15वें वित्त आयोग का जो है क्या अभी तक निर्णय आया है, क्या उसका रिकमेंडेशन आया है, जो रिकमेंडेशन 2020 और 21 तक के लिए है। देखो यहां पे इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है कि हांगकांग के रास्ते भारत में अपने सामान भेज रहा है चीन। तो मान लो हमने चीन का बहिष्कार कर दिया और पता चला कि चीन जो है अपना जो सामान बहिष्कार हमने किया, लेकिन वो हांगकांग के माध्यम से फिर इंडिया में बेच रहा। तो ऐसे कंडीशन में हांगकांग को भी हमें शुल्क देना होगा, चीन को भी हमें शुल्क देना होगा, तो वो कॉस्ट थोड़ा सा निश्चित तौर पे बढ़ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको पाकिस्तान का। भारत टमाटर का विश्व का सबसे अधिक उत्पादक है, तो पाकिस्तान जो है हमसे टमाटर नहीं खरीदता है। पाकिस्तान किससे टमाटर खरीदता है? पाकिस्तान सऊदी अरब से टमाटर खरीदता है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात, दुबई वगैरह से टमाटर खरीदता है।
और इंडिया जो है सऊदी अरब को टमाटर बेचता है और सऊदी अरब से मान लो पाकिस्तान टमाटर खरीदता है, तो जो टमाटर इंडिया डायरेक्टली अगर पाकिस्तान को बेचता या पाकिस्तान इंडिया से डायरेक्टली खरीदता तो काफ़ी सस्ता पड़ता। लेकिन चूंकि इतना रूट होते हुए इंडिया से जाता है वो सऊदी अरब से फिर आता है वो पाकिस्तान, तो वो टमाटर इसे महंगा बिकता है, महंगा मिलता है पाकिस्तान में। तो राइटर का कहना है कि हमें इसी नीति को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि चीन किसी अन्य रूट से, चीन बांग्लादेश के माध्यम से हमें सामान बेचे, चीन जो है हांगकांग के माध्यम से हमें सामान बेचे, चीन थाईलैंड के माध्यम से हमें सामान बेचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? देखो यहाँ पे जो है एक साइट के बारे में चर्चा है जो हड़प्पा का अभी तक का सबसे बड़ा साइट है। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है जिसके नाम है राखी गढ़ी साइट। राखी गढ़ी साइट जो है हड़प्पा की सबसे बड़ी सभ्यता है, हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट है। और ये आपको पता है हरियाणा में यहाँ पे 6000 पुराने कंकाल खोजे गए हैं और जिससे पता चला है कि अंडमान से लेकर के अफगानिस्तान का जो लोग हैं वहाँ तक का डीएनए इंडियन डीएनए है, हड़प्पा कालीन डीएनए है। यानी इंडिया का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। राइट। एक और अन्य न्यूज़ मुझे चर्चा करना था, लगता छूट गया, एक सेकंड मैं देख लूँ। हाँ, ये जो है मुझे चर्चा करना है, ये याद रख लेना बस आप कि चीन जो है पाकिस्तान में एक पनबिजली बना रही है, एक परियोजना का निर्माण कर रहा है, पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली का परियोजना। और चूंकि ये मैटर काफ़ी दिन तक लंबित रहा है, 20 साल से अधिक लंबित रहने के बाद इस पर निर्णय आया है। फाइनली चाइना इसको बना रहा है, भारत इसको आपत्ति कर रहा है कि आप उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं जो पीओके का पार्ट है, और पीओके चूंकि इंडिया का पार्ट है इसलिए इंडिया इसका विरोध कर रहा है। इसलिए हमने बोला, आपको पहले भी बोला था जब एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत को भी हार्ड चाइना पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। जब चीन भारत के पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जब निर्माण कर रहा है, राइट, तो हमें भी चीन के इनकाउंटर करने की आवश्यकता है, हमें भी हांगकांग में निर्माण करने की आवश्यकता है, हमें भी जो है ताइवान में मदद करने की आवश्यकता है, मंगोलिया को मदद करने की आवश्यकता है। जब चीन भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है तो भारत को भी चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो ये परियोजना का बस नाम याद रख लेना, वन डे एग्जाम में पूछ सकता है आपको। इसका नाम है कोहाला जल विद्युत परियोजना। आई रिपीट, इसका नाम है कोहाला जल विद्युत परियोजना, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जिसका निर्माण चीन कर रहा है। वनडे एग्जाम में आपको पूछ सकता है कोहाला जल विद्युत परियोजना। चलो आज हमारे पास इतना ही न्यूज था, हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। स्मॉल फार्मर से पहले आपको मार्जिनल फार्मर के बारे में जानना चाहिए। मार्जिनल का नाम, हिंदी नाम होता है सीमांत किसान। कई बार क्वेश्चन पूछा है सीमांत किसान को लेकर के, लघु किसान को लेकर के, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है आई गेस, लेकिन स्टेट पीसीएस में आई एम श्योर कि आया हुआ है क्वेश्चन, और वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो सीमांत किसान क्या होता है? वैसे किसान जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में जमीन हो उसे कहा जाता है सीमांत किसान। और स्मॉल फार्मर यानी लघु किसान किसे कहा जाता है? जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन हो उसे कहा जाता है लघु किसान। तो इसका आंसर हो गया बी, 1 से 2 हेक्टेयर जिसके पास जमीन होता है, जिस किसान के पास जमीन होता है उसे कहा जाता है लघु किसान, और 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में जिसे जमीन होता है उसे कहा जाता है सीमांत किसान। भारत में आप एडिटोरियल ढंग से पढ़ना, आज भारत में 86.2% लघु और स्मॉल किसान है। आई रिपीट, इंडिया में 86.2% लघु और स्मॉल किसान है। एडिटोरियल में इस बात की भी चर्चा किया गया। देखो, आगे बढ़ने से पहले मेरा इन्फॉर्मेशन है कि आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो। मैं यहाँ डेली एनालिसिस करता हूँ आपके लिए, लेकिन एनालिसिस से कुछ नहीं होगा जब तक आपको न्यूज़ नहीं पढ़ोगे। कम से कम उस न्यूज़ को जरूर आपको पढ़ना चाहिए जिसका मैं डिस्कशन यहाँ पे आपके साथ करता हूँ, राइट। उससे अधिक न्यूज़ मत पढ़ो, लेकिन वो न्यूज़ आप जरूर पढ़ो जिसको डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ पे करता हूँ। दिल्ली में अगर आप रहते हो तो राष्ट्रीय संस्करण का आपको मिल जाएगा, वहाँ पे राष्ट्रीय संस्करण का आता है प्रत्येक दिन, और वहाँ पे डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो अखबार।
लेकिन अगर मान लो आप यूपी में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, बिहार में रहते हो, एमपी में रहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको राष्ट्रीय संस्करण नहीं मिलेगा, यहाँ पे राष्ट्रीय संस्करण आपको नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में आप टेलीग्राम चैनल हमारा जाके ज्वाइन कर लेना। राष्ट्रीय संस्करण का मैं पीडीएफ वहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ, और उस पीडीएफ को आपको पढ़ने की आवश्यकता है, राइट। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको हमारा एनालिसिस काम नहीं देगा, इसलिए एनालिसिस पढ़ना चाहिए। तो आप जाकर के आज टेलीग्राम चैनल निश्चित तौर पे ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसको शेयर कर देना, और कोशिश करना उनके साथ डिस्कस करने का। जिस टॉपिक के मैं डिस्कशन आपके साथ करता हूं उसका वीडियो आप अपने कलीग के साथ शेयर कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और उसके बाद उसके साथ डिस्कस करो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप दोनों अगर डिस्कस करोगे तो निश्चित तौर पे आप दोनों को ही फायदा होगा, आप दोनों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।